जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती आई है उसमें जो मैथ पूछी जाती है और उस मैथ में जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले उसका थ्योरिकल जितना पोर्शन है इसको समझेंगे और समझने के बाद जो उसके पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग अपना थ्योरी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो चैप्टर पहला है, पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो जो दुनिया भर में जितने भी नंबर्स को आप लोग पढ़ते हैं या समझते हैं या लिखते हैं तो उनको एक अरेंज तरीके में, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना ही कहलाता है संख्या पद्धति कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो ले लीजिए, तो दो एक सम संख्या है, दो एक अभाज्य संख्या है, तो ये किस किस कैटेगरी में, हर संख्या को किस कैटेगरी में आ सकती है उसी को जानना ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। तो संख्या पद्धति में जितने भी विश्व भर में जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं उनको हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो पहली संख्या होती है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और जो दूसरी संख्या आती है उसे हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अब बात आती है वास्तविक संख्या क्या होती है। वह संख्या है जिनको हम वास्तव में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और जिनकी कल्पना ना करनी पड़े, जिनको हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जितनी भी परिमेय संख्या है वो सब तुम्हारी क्या है, वास्तविक संख्या। जितनी अपरिमेय संख्या है वो भी तुम्हारी क्या है, वास्तविक संख्या है। और जैसे सम, विषम, अभाज्य, सब सारी संख्याएं यानी कि जिनको अभी हम अपनी नंबर लाइन पर लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं तुम्हारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या पूछ ले कि कौन कौन सी होती है तो वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस का 3 हो गया, 0 हो गया, 2/5 हो गया, √4 हो गया, ये सब तुम्हारी कौन सी संख्या है, ये सारी की सारी तुम्हारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली आपकी होती है परिमेय संख्या और जो दूसरे नंबर पर आती है वो आपकी आती है अपरिमेय संख्या। बात आती है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जहां पर एक कंडीशन दी गई है, जो तुम्हारा q होता है मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि मान लीजिए ये जो 2/5 है ये आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा भी जा सकता है। और यहाँ पर जो आपका q है, ये मान लीजिए p है, ये आपका q है, तो यहाँ पर q जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, परिमेय संख्या। दूसरी बात आती है, क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ कि जैसे जो आपका ये 0 है, 0, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, आप लोग बता सकते हैं इसको। तो देखिए कंडीशन क्या है परिमेय संख्या में कि हर संख्या के बटे में एक लिखा जा सकता है। तो 0 एक शून्य संख्या है, इसके बटे में अगर हम ये एक लिख दें तो ये तुम्हारी कंडीशन क्या है कि जो बटे का जो नीचे 0 यानी कि जो आपका ये नीचे वाला पोर्शन इसका 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बटे में 1 है तो यानी कि ये 0 तुम्हारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब कौन कौन सी कंडीशन है जो परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे लिखा है √75 बटे √3, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि जब √75 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 3 से डिवाइड होकर के कुछ अपना देगा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अभी मान लीजिए मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं और जो इसका दशमलव आएगा वो शांत दशमलव नहीं आएगा, लेकिन 0.33333 ऐसे होते हुआ चला जाएगा, तो ये भी तुम्हारी क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। या कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए 1 को 7 से डिवाइड किया जाए, डिवाइड करते हुए इसकी बहुत सारी संख्याएं आगे बढ़ जाएंगी, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो सेम परिमेय संख्या का अपोजिट तुम्हारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो तुम्हारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और जहां पर q होता है वो 0 के बराबर हो या ना हो, यानी कि अपरिमेय संख्या होने की क्या कंडीशन है कि p/q के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर हम लोग लिख देते हैं 3, तो √3 का जो मान आएगा वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, कौन सी संख्या है तुम्हारी, अपरिमेय संख्या है। या मान लीजिए √2, इसका जो मान आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जो पाई होती है भी तुम्हारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या
होती है। और मान लीजिए किसी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं और दशमलव के बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और उसमें तरह तरह का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जैसे 6 7 3 2 5 6 8 9 ऐसे करते हुए बहुत सारा, जितना डिवाइड करोगे उतना ये रिमाइंडर देते हुए अपना कटता चला जाएगा, तो तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या का होती है। वो संख्याएं जिनकी केवल हम लोग क्या कल्पना कर सकते वही होती है, हाँ केवल उनकी कल्पना की जाए। यानी कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में आ जाए तो तुम्हारी कौन सी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या। ये इतना पूछता नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यानी कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में आ रही है, इसे आयोटा से हम लोग लिखते हैं, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये हमारी काल्पनिक संख्या हो गई। इतनी बंद करो, पॉज कर लो। अब हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कितनी या कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो हमने पहले ही बताया परिमेय संख्या होने की कंडीशन क्या होती है कि p/q के रूप में लिखना, जहां पर q तुम्हारा जीरो के बराबर ना हो, तुम्हारी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या जितनी सम विषम धन पूर्णांक जितनी भी संख्या है सब तुम्हारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अभी मैंने कंडीशन भी बताई है। तो चलिए इनके जो प्रकार होते हैं वो कुछ टाइप की संख्याएं होती हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, फिर पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक, फिर हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे विषम, फिर पढ़ेंगे भाज्य, फिर पढ़ेंगे अभाज्य, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य। ये सारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। बात आती है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो, जिसमें जीरो ना शामिल हो और अनंत तक चली जाएं, तो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। यानी कि 1 2 3 ऐसे करते करते चाहे जितनी संख्या हो जाए वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, अनंत तक चली जाए, फिर भी हमारी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। अब बात आती है पूर्ण संख्या। तो इसका नाम ही है पूर्ण संख्या, यानी कि वह संख्या जिसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, उसको ना छोड़ा जाए, तो हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। यानी कि 0 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक चले जाए, तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। पूर्णांक की बात आती है तो पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो वो संख्या जो धनात्मक होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जो ऋणात्मक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है और यहाँ पर मान लीजिए 0 है, और 0 के दाहिनी साइड जाने पर आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो धन पूर्णांक वाली होंगी, और बाईं तरफ जाने पर आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो तुम्हारी कौन सी होंगी, वो ऋणात्मक पूर्णांक वाली संख्याएं कहलाएंगी। तो हम लोगों ने जान लिया कि पूर्णांक क्या होते हैं। सम संख्याएं सीधी सी परिभाषा है, वो संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है या 2 से डिवाइड हो जाती है, हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या। विषम संख्या, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दो तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, विषम संख्या। या हर सम संख्या के बाद आने वाली संख्या आपकी क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या है वह संख्या है जो किसी ना किसी से कट जाए या जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी कि खुद से कटे, एक से कटे, इसके अलावा भी अगर वो किसी संख्या से कट जाती है तो आपकी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 75, तो 75 के 2 फैक्टर तो ऑलरेडी है। जैसे मान लीजिए 75 से 75 स्वयं कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन और ये बहुत सारे पहाड़ों में कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 25 के पहाड़े में 75 आता है, 15 के पहाड़े में 75 आता है, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो इसके बहुत सारे फैक्टर हो गए, यानी कि 2 से ज्यादा हो गए, तो तुम्हारी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर केवल 2 ही होते हैं। जैसे मान लीजिए 17, तो 17 आपकी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक फैक्टर 17 है और एक स्वयं 1 है, क्योंकि 1 से सारी संख्या डिवाइड हो जाती हैं, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। समझ गए कि नहीं। अब बात आती है सह अभाज्य संख्या, इसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं तो सहभाज्य संख्या। पूछा जाता है को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि वो उन संख्याओं का जोड़ा, कम से कम 2 संख्याएं वो होती हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना मिले, एक को छोड़ करके। जैसे मान लीजिए, या जिनमें कॉमन केवल एक हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया 15 और इधर लिख दिया 17, ये संख्या का एक जोड़ा है। अब मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो ये आपका जो जोड़ा है आपका को प्राइम का जोड़ा है, यानी कि सहभाज्य संख्या है। क्योंकि अगर 15 का देखा जाए, 15 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन 17 किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन हमको नहीं मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैं पूछूं इधर ले लीजिए 16, इधर ले लीजिए 13, तो ये तुम्हारा क्या को प्राइम है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। 16 से 4 मिलेगा, लेकिन क्या 13 से कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो, समझे। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई। अब कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं।
अब हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो सीधे पूछ लिए जाते हैं एक आध नंबर में। जैसे मान लीजिए एक लिखा है, तो एक आप इसको किस किस कैटेगरी में लिखेंगे? तो एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। एक या ना तो भाज्य है और ना ही हम लोग इसको अभाज्य कह सकते हैं। लेकिन एक विषम संख्या है। एक क्या है? एक विषम संख्या है। बात कर लेते हैं जीरो क्या होता है। तो जीरो ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, इसीलिए हम लोग इसको नंबर लाइन अगर बनाते हैं तो उसके बीचों बीच में इसको रखते हैं। जीरो से दाहिनी साइड पर जाने पर हमको प्लस मिलता है, बाई साइड आने पर हमको क्या मिलता है? माइनस मिलता है। आपको छोटे छोटे और फैक्ट हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, जैसे दो चीजें आती हैं, एक आता है अंकित मान और एक आता है स्थानीय मान। क्या होता है अंकित मान? एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 534। 534 में पूछा गया है कि 3 का अंकित मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या का अंकित मान वह मान होता है कि वो जो नंबर होता है वही एज इट इज जो होता है वो पूरा आपका अंकित मान होता है। जैसे मान लीजिए पूछा गया है 534 में 3 का अंकित मान क्या है, तो यही नंबर हो जाएगा। तो इसका 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 3। अभी मान लीजिए पूछ ले 442। 442 में 2 का अंकित मान क्या होगा? तो 2 ही उठा के रख दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? अंकित मान। मान लीजिए लिखा है 302। अब जीरो का पूछा अंकित मान तो जीरो ही हो जाएगा। अब इसमें पता करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है अंकित मान और स्थानीय मान में। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 340। अब 340 में आपसे पूछे कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अगर अंकित मान की बात होती तो 3 का अंकित मान 3 हो जाता है। लेकिन स्थानीय मान पता करने के लिए हम लोग पीछे से चलेंगे और यहाँ से पता करेंगे ये इकाई का नंबर हुआ, ये दहाई का नंबर हुआ और ये कौन सा नंबर हुआ? ये सैकड़े का। यानी कि 3 को आप जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या निकल कर आएगा? 300। यानी कि ये सैकड़े नंबर पर पाया जाता है। यानी कि इसका जो स्थानीय मान है वो कितना है? सैकड़ा है। और जो वास्तव में लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है 300। और एक उदाहरण हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2424 लिखा है। 2424 में आपसे 2 का स्थानीय मान लीजिए पूछा गया, तो आप कैसे बताएंगे? तो पीछे से चलो, ये इकाई का मान हुआ, ये दहाई का मान हुआ। तो दहाई का मान हुआ तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 बाहर निकल करके आएगा। तो इसका अगर पूछे कि स्थानीय मान क्या होगा तो इसका स्थानीय मान 20 होगा, यानी कि दहाई के स्थान पर ही आता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। अब कुछ टॉपिक और हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक होता है पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और अनुवर्ती संख्या। मान लीजिए पूछे पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो किसी संख्या के पीछे वाली संख्या वो क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती, यानी कि पहले की संख्या। मान लीजिए जैसे लिखा है यहाँ पर 7, तो 7 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? तो इसके पीछे वाली संख्या, यानी कि 7 के पहले क्या होगा? 6। तो अगर 7 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो क्या निकल के आएगी? 6। अभी मैं पूछ लूं 10, 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो आपकी हो जाएगी 9। अभी मैं पूछ लूं आपसे 42, 42 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 41 होगी। अब बात करते हैं अनुवर्ती, इसका उल्टा कर दीजिए। अनुवर्ती होती है पहले वाली संख्या, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 लिख दूं, तो 7 की अनुवर्ती संख्या यानी कि आगे आनी, अनुसरण करने वाली संख्या, तो कौन सी हो जाएगी? 8। अभी मैं पूछ लूं 42 की आगे वाली संख्या, तो 42 की आगे वाली संख्या कौन सी आपकी कहलाएगी? 43 कहलाएगी। 46, 46 की आगे वाली संख्या यानी कि अनुवर्ती संख्या, तो आपकी क्या कहलाएगी? 47 कहलाएगी। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, ये सारी संख्याओं को हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से और क्या क्या होते हैं सारी चीजें, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, स्थानीय मान, अंकित मान, ये सब लोग जान लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। 2 की विभाज्यता आप लोग जानते हैं, किसी भी संख्या के पीछे 2, 4, 8, 6 जीरो लगा हो तो 2 से कट जाएगी। 5 की विभाज्यता, किसी संख्या के पीछे 0 आए, 5 आए तो पक्का 5 से कट जाएगी। 4 की विभाज्यता, अंतिम के किसी भी संख्या है अगर लिखी गई है तो उसके अंकित के 2 अंक, आखिरी यानी कि जो लास्ट के 2 अंक है वो आपके क्या हो जाए? 4 से कटने चाहिए, तो वो संख्या पूरी आपकी 4 से कट जाएगी। मेन बात होती है 9 की और 3 की और 11 की, इसकी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 9 का नियम क्या कहता है? अगर अंकों का योग अगर 2 से कट, अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे ये मान लीजिए एक नंबर इतना बड़ा लिखा है, इसे हम लोग पता करें कि ये 9 से कटेगी कि नहीं, तो इसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ने पर जो मान आएगा वो अगर 9 के पहाड़े में आता है, 9 से कट जाएगा, तो संख्या तुम्हारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 7, 2, 9,
5 4 9, 6 2 8 और मान लीजिए यहाँ पर 1 लगा है, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी 6 2 8 और 1 9, यानी कि पूरा पूरा तुम्हारा अंक जो है ये 9 से कट जाएगा। सेम यही रूल 3 का भी कहता है, अंकों का मान लीजिए 5 2 1 1 ये लिखा है, तो ये तुम्हारा 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसको पता करने के लिए देखो 5 2 7 7 1 8 1 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब मान लीजिए पता करते हैं हम लोग 11 का नियम। 11 के नियम पता करने के लिए हम लोग नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर लिखा हुआ है 90 91 83, 90 91 83। तो देखो पहले 11 का व्यवस्था का नियम कहता क्या है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि इनके जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनको जोड़ने पर या अंतर करने पर या तो अंतर उनका 0 आए या तो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आए, तो वो संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। एक बार फिर से सुनिए, इनके अल्टरनेट का हम लोग सम करें, सम करने के बाद जब उनका अंतर लें तो या तो वो 0 आए या तो 11 से कटना चाहिए, तो तुम्हारी संख्या 11 से कट जाएगी। अल्टरनेट का सम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 है, ये 9 है और ये 9 है, तो ये 9 और 9 18 और 18 और 3 कितना हुआ 21। ये देख लीजिए, ऐसे देखो ये अल्टरनेट हुआ और ये हुआ और ये, तो 9 और 9 18 और 18 और 8 कितना होगा, ऐसे लिख लीजिए 9 + 9 + 8। अब इनका अल्टरनेट का सम ले लीजिए, तो इधर हो जाएगा 0 + 1 + का 3, तो ले लीजिए कितना हो जाएगा 9 9 18 9 3 27, 27 में 1 कम हो जाएगा 26, और इधर ले लीजिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब 4, अब देखो 4 का और 26 का अंतर लो, 4 और 26 का अंतर कितना आएगा 22, और ये 22 आया तो यानी कि ये 11 से मल्टीपल है। अगर ये 11 से मल्टीपल है तो ये पूरी संख्या तुम्हारी क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं 11 का व्यवस्था का नियम। ये खत्म होने के बाद एक टॉपिक पड़ता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि किसी भी कोई भी संख्या है उसके फैक्टर करके आपसे पूछेगा कितने इसमें सम गुणनखंड हैं, कितने विषम हैं, कितने भाज्य हैं, कितने अभाज्य हैं, तो ये सारी चीजें पता करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है एक नंबर हम लोग ले लेते हैं जैसे 60। सबसे पहले 60 के हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 60 को फैक्टर कैसे कर लेंगे, ऐसा कर लीजिए 2 से काटिए 2 3 6, फिर 2 से काटिए 15 बार, फिर 3 से काटिए 5 बार, फिर 5 से काटिए 1 बार। तो इसके फैक्टर क्या आए हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर केवल 1 ही है और 5 की पावर 1। अगर पूछे इसमें टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो जितनी भी ऊपर वाली घात है इस सब में 1 प्लस कर दो, तुम्हारा क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए ये 2 है तो 2 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 है 1 में 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 2, और ये वाला 1 है इसमें 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये तुम्हारे टोटल अब नंबर फैक्टर कितने हो गए 3 2 5 2 7, तो कितने निकल करके आए 7 आए। अब अगर पूछे कितने इसमें सम गुणनखंड है, कितने पूछ ले, अगर पूछ ले तुमसे कितने इसमें सम गुणनखंड है, इवन वाले पूछ ले, तो इवन वाले में क्या करना है, जो तुम्हारी 2 की घात है इसमें कुछ प्लस नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो, बाकी जो घात है उसमें सब में 1 1 प्लस कर दो। तो अगर इवन गुणनखंड पूछे तो उनकी संख्या कितनी निकल करके आएगी बाहर 6। अब अगर पूछ ले ऑड यानी कि विषम गुणनखंड, तो उसमें सम वाली जो घात है इसको हम लोगों को लेना ही नहीं है, तो बाकी जो घात है उसमें सब में 1 1 प्लस कर दो। तो इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि टोटल कितने फैक्टर हो गए 4। कितने फैक्टर हो गए 4 फैक्टर हो गए। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब जो बाकी बचे हुए जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग अगली वाली वीडियो में देखेंगे और साथ में क्वेश्चन भी लगाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी वीडियो में जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको समझ में आए हों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।